मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी ज्योमेट्री कमज़ोर है उनके लिए ये वीडियो एकदम कैप्सूल की तरह है। इसको देखने के बाद आपका ज्योमेट्री का डर एकदम समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी की इच्छा थी कि ज्योमेट्री शुरुआत से अंत तक पढ़ाई जाए, तो आज से ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है और ज्योमेट्री को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। यानी ज्योमेट्री आपको ऐसी पढ़ाई जाएगी कि आप कोई भी परीक्षा दो, एक भी नंबर का आपका गलत ना हो और सभी प्रश्नों के उत्तर आप 2 से 3 सेकंड में दे पाओ। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री होती क्या है? ज्योमेट्री को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री गणित के विषय की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण तथा इसके स्वभाव, मापन तथा उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री शाखा ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक शाखा मानी जाती है। इसकी परिभाषा अन्य शब्दों में कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। ज्योमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। आइए एक परिभाषा इसकी और देखते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। दोबारा समझते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। हम ज्योमेट्रियों को एकदम विस्तार शुरू कर रहे हैं, यानी हम आज शुरुआत से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बिंदु। सबसे पहले देखते हैं बिंदु होता क्या है। तो कोई भी ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं। तो बिंदु की कोई लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है, यह सिर्फ सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। बिंदु की ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ये केवल स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं इसकी। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। 3 इसमें से दे देगा, 1 अलग से दे देगा, पूछेगा कौन सा गलत है, या फिर 1 इसमें से दे देगा, 3 गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। बिंदु की लंबाई क्या होती है? 0 होती है। बिंदु की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु की चौड़ाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा। और बिंदु का आयतन भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर एक साथ हम याद करें तो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन बिंदु के क्या होते हैं? 0 होते हैं। बिंदु की लंबाई, बिंदु की चौड़ाई, बिंदु का क्षेत्रफल और बिंदु का आयतन क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है? रेखा। तो रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। तो रेखा में सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। एक रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने में आरेख प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? रेखा कहा जाता है उसे। अब आइए देखते हैं रेखा के प्रकार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। यानी सीधी चली जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा। सरल रेखा कैसे पहचानेंगे? जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाएगी, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर तथा दिशा बदलती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है, वो क्या कहलाएगी? वक्र रेखा कहलाएगी। जैसे ये क्या है? एक वक्र रेखा है। ये क्या है? एक वक्र रेखा है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं वैसी रेखा को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक
रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। संगामी रेखा क्या होंगी? जब दो या दो से अधिक रेखाएं क्या होंगी? एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। तो देखिए ये कितनी रेखाएं इसमें, 1 2 3, 3 रेखाएं हैं और एक ही बिंदु O से होकर गुजर रही हैं। तो ये सभी क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? समांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। मतलब दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए अगर A से C की यहां से दूरी कितनी है? अगर 2 है तो यहां से भी क्या होगी? 2 होगी। यहां से भी क्या होगी? 2 होगी। मतलब समांतर होंगी। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर। इसका साइन कैसे होता है? ऐसे। जैसे लिखना है PQ समांतर RS के, तो कैसे लिखेंगे? PQ समांतर है RS के। तो बहुत आसान है। अब आइए दोबारा इसको बार पढ़ते हैं। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। तो उन रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। यानी इनकी दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे उसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? AB है और CD है, दो रेखाएं हैं, उसको तीसरी एक रेखा EF क्या कर रही है? काट रही है। इसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वैसी एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हों उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। अगला क्या है? किरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? कोण। तो कोण क्या होता है? पहले अब आइए कोण देखते हैं। तो कोण क्या होता है? यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या फिर ज्यामितीय में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। जैसे ये दोनों सरल रेखाएं निकल गई तो ये क्या बनेगा? कोण बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये सभी क्या है? कोण है। तो कोण बहुत आसान है। कोण का चिन्ह क्या होता है? कोण का चिन्ह ऐसे होता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला है कोण का मापन। ये बहुत मान लीजिए गहराई से निकाला गया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कोण का मापन। तो कोण का मापन दो तरीके से होता है। पहला होगा अंश मापन। पहला क्या होगा? अंश मापन। और दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। पहला होगा अंश मापन, दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। अंश मापन को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय पद्धति। और रेखीय मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। अंश मापन क्या है? शास्त्रीय पद्धति है। और रेडियन मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। तो अंश मापन की इकाई क्या होती है? अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। और रेडियन की क्या होती है इकाई? रेडियन ही होती है। रेडियन की इकाई क्या होती है? रेडियन ही होती है। तो आइए देखते हैं संकेत। तो x डिग्री, डिग्री का संकेत क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है डिग्री। और x रेडियन यानी x की पावर क्या होगा? c को क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। तो बहुत आसान है। डिग्री कैसे होगा? डिग्री ये होगा और रेडियन क्या होगा? ये होगा। आइए आगे देखते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180 बटे पाई। एक रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटे पाई होगा। लेकिन एक डिग्री की बात करेंगे। एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटे 180। अब आइए देखते हैं आया कैसे। तो हमने क्या किया? देखिए पाई रेडियन था तो हमने क्या किया? पाई को उस तरफ भेज दिया। पाई को उस तरफ भेजेंगे तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में। देखिए एक रेडियन हो गया, एक रेडियन इधर हो गया और 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिग्री का मान निकालें तो यहाँ एक डिग्री लिखेंगे और 180 क्या होगा? बटे में चला जाएगा। यानी पाई बटे कितना हो गया? 180 रेडियन हो गया। तो बहुत आसान है। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया है? पाई से x से क्या किया है? हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x रेडियन हो जाएगा। इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई गुणे x क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए अगले स्टेप में भी हम यही करने वाले हैं। क्या किया हम?
एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स डिग्री हो जाएगा और पाई बटे 180 गुणे एक्स रेडियन हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आइए आगे समझते हैं। अब आते हैं कोणों के प्रकार पे। कोण के प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले क्या है, शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, शून्य हो, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, शून्य कोण कहते हैं। बहुत आसान है। ये क्या है, शून्य कोण है। क्या है ये, शून्य कोण है। तो आइए अब अगला देखते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसा कोण जो शून्य अंश से क्या हो, बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी परिभाषा कह रही है कि जो है थीटा का जो मान है, थीटा का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। बहुत आसान है। यानी 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, समकोण। समकोण बहुत आसान है। 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। या समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 90 अंश हो, वो क्या कहलाएगी, समकोण कहलाएगी। तो यानी थीटा का मान इसमें क्या है, बराबर है किसके, 90 के, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। फिर अगला क्या है, अधिक कोण। अगला क्या है, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा है थीटा और 180 से क्या है, छोटा है। थीटा का मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, ऋजु कोण, या इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 अंश का कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। यानी थीटा का मान क्या होगा, इसमें 180 होगा, 180 के बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। अगली परिभाषा देखते हैं। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ऋजु कोण कहलाता है। तो बहुत आसान है। थीटा का मान इसमें क्या होगा, 180 होगा, वो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला क्या है, वृहत कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, वृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से क्या हो, छोटा हो। यानी थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, 180 से अधिक होगा और 360 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। संपूर्ण कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 360 के बराबर होगा। 360 के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में दे सकते हैं, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 360 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे। या इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण कहा जाए, कंप्लीट एंगल कहा जाए, बात दोनों एक ही है। अब आइए देखते हैं कुछ जो है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इससे कुछ कोण निकलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और बाह्य कोण या अंतः कोण। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल बना। देखिए 1 बन रहा, 2 बन रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 4 एंगल इधर बन रहे हैं, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। यानी कितने कुल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख लग ही रहा है, यानी शीर्ष के क्या हो, जो सामने हो। यानी 1 के बराबर किसके होगा, 3 के शीर्षाभिमुख कोण है। 2 किसके होगा, 4 के। 6 होगा 8 के। 5 होगा 7 के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत आसान है। अगला क्या है, संगत कोण। अगला क्या है, संगत कोण। तो ऐसे देखिए, अगर ऊपर इसमें लेंगे तो ऊपर इसमें भी लेना है। यानी कोण 2 बराबर किसके है, कोण 6 के, वो क्या है, संगत कोण है। यानी कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के और 1 है 5 के और 4 है 8 के। ये सभी क्या है, संगत कोण है। अब आइए अगला देखते हैं, एकांतर कोण। अगला क्या होता है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर 5 के, कोण 3 बराबर किसके होगा,
5 के, कोण 4 बराबर किसके होगा 6 के, 1 बराबर होगा 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या है एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आंतरिक एकांतर कोण, एक होगा बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण कौन से होंगे 3 और 5, यानी ये सभी क्या दोनों आंतरिक है मतलब अंदर हैं, और 4 और 6 ये भी क्या है अंदर हैं। फिर क्या है बाह्य एकांतर कोण, यानी देखिए दोनों बाहर हैं, यानी 1 बराबर 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के, 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या थे एकांतर कोण थे। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोणों या उसी को बोलते हैं बहिष्कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 इनका योग क्या होगा 180 होगा। ये अंतःकोण है। और 4 और 5 इनका भी क्या होगा 180 होगा। ये दोनों क्या है अंतःकोण है। बाह्य कोण की बात करते हैं तो 1 और 8 इनका योग क्या होगा 180 होगा। 2 और 7 इनका भी योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएगा। भले कोण ना पूछा जाए, बिंदु ना पूछा जाए, रेखा ना पूछी जाए, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब की प्रॉपर्टीज लग जरूर जाएगी प्रश्न में। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, और एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं, इनका योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न समझ में आया होगा तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है जिन दो कोणों का योग क्या हो 180 हो। जैसे मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, इसमें कोण बना हुआ है, ये है 45 का और ये है 135 का, यानी ये 45 का है और ये कितना है 135 का। इन दोनों का योग कितना है 180। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुए संपूरक कोण हुए। अगला क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है जिनका योग क्या हो 90 के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये है 55 है, ये क्या है 55 है और ये टोटल कितना है 90 है। टोटल कितना है 90 है। 55 ये है तो 50, 5 इधर बचा 60 हो गया और 30, यानी ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये 35 और 55 एक दूसरे के क्या हैं पूरक कोण हैं। यही क्या होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको समझ लेना है कि पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। ये मत सोचना कि सीटेट की परीक्षा टल गई है, वो कब कितनी किस डेट में आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है तैयारी निरंतर करते रहना है, तैयारी हमेशा बनाए रखनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। परीक्षा पता नहीं कब हो जाए, तो परीक्षा के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, जिसमें आए एकदम धुआं धुआं कर दो अच्छे से, मतलब एकदम पेपर इतना बढ़िया दो कि एकदम बिल्कुल एकदम कंफर्म हो कि 120 प्लस आएंगे ही आएंगे। तो हमको तैयारी भी ऐसे करनी है, 120 प्लस ही आपको लाने हैं सीटेट में। 120 प्लस आप स्कोर करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, जिससे आपके सुपर टेट में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सुपर टेट की परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपका 120 प्लस होगा सी टेट में, तो सुपर टेट में आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो क्या करना है अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और हम आपका शुरू से लेके अंत तक साथ देंगे, सी टेट से लेकर सुपर टेट तक हम आपके हर एक कदम पर साथ रहेंगे। आप हमको कमेंट करके बताइए, जैसे आपने हमको बताया था कि ज्योमेट्री सर हम लोगों की कमज़ोर है। काफ़ी बच्चों ने हमको कमेंट किया था, पर्सनल एसएमएस भी किया कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। तो ज्योमेट्री आपके लिए लेके आए हैं। ज्योमेट्री अब शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पूरी ख़त्म करेंगे तब दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे आपका ज्योमेट्री का डर एकदम ख़त्म हो जाए और ज्योमेट्री आपके लिए एकदम भय का कारण ना बने। ज्योमेट्री आपके लिए ऐसा हो जाए कि अगर ज्योमेट्री देख लो आप कहोगे अरे वाह 1 नंबर पक्का हो गया हमारा, 1 नंबर की दिखे 2 नंबर की जैसे दिखे आप तुरंत उसको बना के 2 से 3 सेकंड में मार दो। इस तरह आपको पढ़ाई जाएगी। बस क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, ना समझ में आए दोबारा फिर से देखना है, ज़रूर समझ में आएगा। हर एक परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री अलग नहीं आएगी, किसी में कम पूछा जाएगा, किसी में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आप एसएससी सीजीएल का भी पेपर देने जाओगे तो आपका 1 नंबर भी बाहर से नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बंद पृष्ठ आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। यानी तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों क्या हों? बंद हों, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे अगर पूछा जाए तो? कितने? 6 प्रकार के। अगर पूछा जाए भुजाओं के आधार पे तो कितने? 3। 3 ये क्या है? भुजा के आधार पे। अगर पूछा जाए कोणों के आधार पे तो कोण के आधार पे भी क्या? 3। भुजाओं के आधार पे 3, कोणों के आधार पे 3, यानी कुल कितने? 6। अब आइए एक तरफ समझते हैं। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब क्या होता है? बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और तीनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कितने होंगे? ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तीनों मिला के कितना? 180। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर ना हो। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी और एक भुजा क्या होगी? असमान होगी। तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। परिभाषा से पता चल रहा है, समद्वि नाम से ही पता चल रहा है। समद्वि यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तो जिसकी एको भुजा बराबर ना हो, यानी ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, यानी 0 से क्या होगा? थीटा का मान बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक क्या हो? 90 अंश का कोण बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक भुजा क्या करेगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। तो बहुत आसान है। और इसमें भी क्या होंगी? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। यानी अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी? 5 होगी। अगला क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होना चाहिए? थीटा का मान क्या होगा? 90 से क्या होगा? बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी थीटा का मान क्या होगा? 90 से अधिक होगा, 180 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आइए अब एक तरफ से सबको देख लेते हैं। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। अब आइए देखते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या था? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं एवं तीनों कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को एक विशेष प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी दो ही नहीं तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे? सारे कोण जो होंगे आपस में उनकी माप क्या होगी? समान होगी। इस त्रिभुज के हर कोण का माप क्या होगा? 60 अंश होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है एवं समबाहु के तीनों कोणों क्या होंगे? समान होंगे, अतः यह 60 डिग्री का होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसको बोलेंगे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए इसमें दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं और दो कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये अपने सामने वाले कोणों का माप भी समान कर देती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी क्या होता है? समान होता है। अगर हम शीर्ष से आधार पर एक लंब बनाएं, शीर्ष से आधार पर हम क्या करें? एक लंब बनाएंगे, तो वह आधार को दो भागों में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। आधार पर बनाया गया लंब
आधार पर बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोण को क्या करेगा, द्विभाजित कर देता है। अब आइए अगला देखते हैं विषम बाहु। नाम से पता चल रहा है विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, यानी ये अलग होगी और ये अलग होगी और ये अलग होगी। अब आइए देखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, असमान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण क्या होते हैं, अलग माप के होते हैं, अर्थात कोण भी समान नहीं होते हैं, यानी जब भुजा बराबर नहीं होगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। फिर आइए देखते हैं अगला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, कम होगा। अब आइए समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच हो, ऐसा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, 90 अंश बनाएगा, एक भुजा क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब आइए समझते हैं, जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे दो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जब एक समकोण होगा बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जैसा कि हम जानते हैं समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। ऐसा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आइए देखते हैं अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक कोण का मान क्या होगा, 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा थीटा का मान, और 180 से क्या होगा, कम होगा। 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करें। इस कंटेंट को तैयार करने में हमको 1 से 1.5 दिन लग गया है, और हमने कलेक्शन कर लिया है पूरे ज्योमेट्री का, यानी पूरे ज्योमेट्री का कलेक्शन कर लिया है, और पूरे क्वेश्चन भी तैयार कर दिए हैं आपके लिए, यानी टाइप करके केवल क्या करना है, वीडियो बनाना है, और आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। पढ़ लीजिए, एक बार ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो आप पेपर दे आएँ, 1 नंबर का बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।